नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद कासिम। जैसा आप जानते हैं कि मैं 2 दिन से दिल्ली में हूं। वरिष्ठ पत्रकार और देसी टीवी भारत के संपादक भाई कमर, उन्होंने कल मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और उसकी यादों पर एक चर्चा करना चाहता हूं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया और एक बड़ा इंटरव्यू उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये उनके देसी टीवी पे अपलोड हो चुका है। राजपथ के दर्शकों के लिए मैं अपनी उनकी बातचीत यहां राजपथ के दर्शकों के लिए पेश कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार की हैसियत से जो मेरी यादें हैं, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, उसे मैं आपके सामने रखता हूं। ये बातचीत मेरी और उनकी आप लोगों के लिए, मैं राजपथ के दर्शकों के लिए विशेषकर राजपथ पर भी रख रहा हूं। आप इसे देखिए और एक पत्रकार द्वारा कही गई, एक पत्रकार की जो यादें हैं, पत्रकार की हैसियत से जो मैंने कवर किया है, बहुत करीब से देखा है, उसे सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए, ये देसी टीवी भारत का की बातचीत कमर के साथ पेश है राजपथ के दर्शकों के लिए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान, मशहूर पत्रकार सैयद कासिम साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी उनका जो परिचय है मैं उन्हीं से कराता हूं। सैयद जी, आप पत्रकारिता कब से कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया कमर। सबसे पहले आपके देसी भारत टीवी का शुक्रिया। मैंने 1985 में ज्वाइन किया था वीर अर्जुन, यहीं दिल्ली में। 85 से वीर अर्जुन मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद से लगातार दिल्ली में 85 से 87 वीर अर्जुन रहा, पब्लिक एशिया रहा, कुबेर टाइम्स लॉन्च हुआ, संतोष भारती उसके संपादक थे, वहाँ चला गया। उसके बाद नई दुनिया उर्दू वीकली, समाचार ब्यूरो। इस साल से मैं 92 तक दिल्ली में रहा। 92 में मैं वापस चला गया लखनऊ। तो वहाँ जाके मैंने अपना अखबार रुदौली टाइम्स निकाला। गांव में रहना था तो अब पत्रकारिता तो जा नहीं सकती जी जी। तो उसके लिए मैंने वहाँ से, तो मैं 85 से कर रहा हूँ पत्रकारिता। अच्छा। 90 और बहुजन पत्रकारिता में कब ओरिएंटेशन हुआ? इसी दौरान जब दिल्ली में था तो 91 में बीएसपी बंद तो चुकी थी, 84 में, 91 में बसपा चर्चा में आ चुकी थी, बल्कि 89 में चर्चा में आ गई थी जब मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी छोड़ दो, ये आंदोलन किया था काशीराम ने। तो बीएसपी बीट कोई करने को तैयार नहीं होता था। जैसे आज बसपा है, तब भी बसपा का यही माहौल था। आमतौर पे पत्रकार उसी बीट को करता है जहाँ उसे कुछ मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, फ्लैट मिले, घर मिले, गाड़ी मिले, टिकट मिले, हवाई टिकट मिले। बीएसपी के साथ ऐसा तब भी कुछ नहीं था। तब भी नहीं था? तब भी ऐसा कभी नहीं था? कभी नहीं था। अच्छा। तो कोई बसपा करता नहीं था। तो जनता दल मेरे पास थी पहले से। जी जी। तो बीएसपी बीट भी मुझे दे दी गई। तो मैं बहुजन समाज पार्टी 1989 से कवर कर रहा हूँ, 89 से। और जब आप किसी, जैसे आप देखिए ना, तमाम लोग हैं जो किसी बीट को अगर कर रहे हैं ठीक है। तो उसी की बीट के होकर रह गए हैं, क्योंकि वैचारिक रूप से वो वैसे ही हो जाते हैं। जी जी। उसी विचार को कवर करना, उसी विचार की खबरें लिखना। तो लिखते लिखते आप देखिए, तब आदेश को देख लीजिए, ये कांग्रेस करते हैं जी जी। तो पूरे कांग्रेसी हो गए। अजीत अंजुम को आप देखिए, रविश को देखिए, लेफ्ट। जी, तंजुम भी कांग्रेसी हो गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, सामने हैं, उनके वीडियोस बता रहे हैं ना हम क्या हैं। अच्छा। बल्कि उनके बारे में तो तमाम तरह के कांग्रेसियों ने आरोप भी लगाए इसके चुनाव में, उनको किस तरह से उनके स्टाफ के साथ होटल्स दिए गए, सब कुछ हुआ। ये एक ऐसा सच है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है।
तो मैं तब से 1989 से बसपा में कवर करता रहा। कांशीराम जी ने किसी पत्रकार को थप्पड़ भी मारा था? ये आशुतोष को मारा था उनकी कोठी कहाँ मारा था? यहीं दिल्ली में अपनी कोठी में मारा था। अच्छा, वजह क्या थी सर? वजह वो मायावती को लेकर कुछ सवाल किया तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अच्छा। तो काशीराम के लिए वो तो कहते थे ना पत्रकार से हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये सब बनियों के नौकर हैं। अच्छा। और सवर्ण मानसिकता है, मनवादी मानसिकता के लोग हैं। तो वो अखबार वाले और अखबार और ख़बरों के लिए उनका कोई महत्व नहीं था। कभी आपके साथ ऐसी नौबत आई कि आपको भी कभी इस तरह से कभी कुछ ऐसा सामना करना पड़ा हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि मैं पॉजिटिव खबरें करता था बीएसपी को लेके, और बीएसपी और मेरा अखबार जो वीर अर्जुन के साथ प्रताप भी था। नई दुनिया उर्दू वीकली जो था वो था, और नई दुनिया वो अखबार है जो एक ज़माने में मुसलमान हदीस की तरह नई दुनिया पढ़ता था। अच्छा। उस दौर में लाखों की सर्कुलेशन किसी वीकली का होना, एडवांस अखबार का पैसा आना, एजेंसीज एडवांस पैसा जमा करती थी, जितनी कॉपी लिखवाई जाती थी उतनी ही कॉपी नई दुनिया की जाती थी। और नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को आप जानते होंगे, मुलायम सिंह और काशीराम की पहली मुलाकात उन्हीं के घर जिसमें ऑफिस था, अच्छा अच्छा, उसी में हुई थी। उसी के बाद वो गठबंधन हुआ था जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है। यानी पत्रकारों की उसमें भूमिका थी, और उसमें शाहिद सिद्दीकी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अपने घर पे ही मुलाकात कराई थी मुलायम सिंह यादव और काशीराम की। तो मैं चूँकि पॉजिटिव खबरें करता था, या पॉजिटिव क्या कहिए, उस ज़माने में स्पेस देता था। जब बसपा को खबर में स्पेस देने की एक कॉलम की कोई एक आदमी की खबर नहीं लगाता था, तो मैं 2 कॉलम की या बीएल भी कर लेता था। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के उस दौर के लोग भी मुझे बड़ी इज्जत से मिलते थे, क्योंकि कोई तो है जो उनके बारे में लिखता है, छापता है। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो आप कहाँ थे उस समय? 2 जून का कांड है। 1 जून को मैं गेस्ट हाउस गया था। ठीक है। 1 जून को मैं गेस्ट हाउस इत्तेफाक से चला गया था, तो बड़ी अच्छी याद है वो मेरी। जी जी। मैं मायावती नीचे किनारे वाले कमरे में थी बिल्कुल। मैं ऐसे खड़ा हुआ था, मेरे फैज़ाबाद ज़िले के कुछ लोग थे, ओम प्रकाश वर्मा थे, परमदेव यादव थे और आर.के. चौधरी थे। तो मेरे ज़िले के तमाम नेता थे। ऊपर से सीढ़ी से उसी वीआईपी गेस्ट हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी भी रुके हुए थे। अच्छा अच्छा। जीने से उतर रहे थे। शिव कुमार जो उनके मोच वाले हुआ करते थे, उनके पर्सनल असिस्टेंट पीए, ठीक। शिव कुमार के कंधे पे अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ था। धीरे से जीना उतर रहे थे। खैर वो जीना उतर के चले गए। मायावती अपने कमरे से निकली। एक कोई सागर करके सुरक्षा अधिकारी थी, नाम मैं उनका पूरा भूल रहा हूँ, शॉर्ट हाइटेड वो भी थी, पुलिस की इंस्पेक्टर थी उस ज़माने में। वो बाहर निकली उनके कमरे से, मायावती भी बाहर आई। तो जो लोग खड़े थे, उनके जिलाध्यक्ष थे फैज़ाबाद के, ओम प्रकाश वर्मा थे, परमदेव यादव थे, उन लोगों का उन्होंने जय भीम लिया और उनसे अंग्रेज़ी में उन्होंने कहा था कि यू मे गो नाउ। अच्छा। तो ये लफ्ज़ मुझे अभी तक याद है। ये 1 जून की बात है। तो मैं चूँकि रुदौली से मेरा लखनऊ आना जाना होता था, मैं 2 जून को रुदौली में था, लखनऊ में नहीं था, अपने घर पे था। लेकिन 1 जून की ये जो है, मैंने इतने देर वहाँ गुजारा है कि वो नज़ारा मेरी नज़रों में आज भी बना हुआ है। क्या हुआ था उस दिन सर? 2 जून 1 जून को तो कुछ नहीं हुआ। वो अपना खुशी खुशी सबसे मिल रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन 2 जून की घटना के बारे में उस ज़माने के अखबार जब आप उठाएंगे, 2 जून की घटना में पूरी तरह से गेस्ट हाउस को घेर लिया गया। रमाकांत के लोग, अतीक के लोग, ये लोग FIR में भी थे, इनके नामजद थे। ये सब बाहुबली सब पहुंच गए। विधायकों को पकड़ा जाने लगा। विधायकों को जैसे आलू का बोरा फेंक दिया जाता है ट्रैक्टर में, उस तरह से उठा के गाड़ियों में फेंका गया था। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। बड़ा आतंक का माहौल था। ये लोग जो आए थे गेस्ट हाउस में, वो सिर्फ विधायकों को पकड़ने के लिए आए थे, ऐसा? हाँ, था ही यही कि लेकिन फिर जब एक असामाजिक तत्व कहीं इकट्ठा होते हैं, तो भी कहाँ है विधायक, कहीं मायावती कमरे में ना हो, 10-5 विधायक इसके अंदर हो, तो कमरा तोड़ो, दरवाज़ा तोड़ो, नहीं हो रहा है तो आग लगा दो। मायावती जी के साथ क्या हुआ था? जो घटनाक्रम हुआ, जो अखबारों में आया, जो मायावती ने बताया, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। जी जी। और मैं चूँकि वहाँ मौजूद नहीं था, 2 जून को नहीं था मैं, 1 जून को मैं वहाँ था। लेकिन गैस सिलेंडर पाइप से अंदर डाल देना, आग लगाने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें FIR में लिखी हुई हैं। अच्छा। और मायावती ने उसी के बाद साड़ी पहननी छोड़ी है। अच्छा, साड़ी पहनना उन्होंने छोड़ दिया? उसी दिन के बाद से छोड़ा। अब बाल लंबे थे तब? अब बाल तो बहुत बाद में कटे हैं। बाल तो उनकी एक दोस्त हैं,
दोस्त भी कह सकते हैं या परिवार के सदस्य कह सकते हैं, माला सागर और अकबर अहमद डम्पी की पत्नी। डम्पी भाई की बीवी, उनका नाम था नैना बलसावर। बताया जाता है कि उनका हेयर स्टाइल उन्हीं लोगों ने चेंज किया। क्योंकि जब एक वोट से अटल बिहारी साहब की जो सरकार गिरी थी तब उनके बाल लंबे थे। हाँ, उसके बाद की बात है। बाल उन्होंने बाद में छोटे कर किए, और वो भी नैना बलसावर चूँकि बहुत बड़ी ब्यूटिशियन है हिंदुस्तान की, मिस इंडिया भी नहीं है, तो कुछ बातचीत हुई होगी तो उन्होंने उन्हीं ने हेयर कट किए थे, बताया यही जाता है। क्योंकि डम्पी भाई से कभी मैंने पूछा नहीं। डम्पी भाई के पास मैं जाया करता था सैनिक फार्म हाउस में, मेरे बहुत पुराने संबंध थे उनके 85-86 में। चूँकि मैं जो थिंकर वीकली मेरा अखबार था रुदौली से थे। ये गेस्ट हाउस कांड जब हो रहा था या जब हुआ तो कांशीराम जी क्या कर रहे थे उस समय? काशीराम साहब जो है वो फील्डिंग सजा चुके थे, अच्छा, इसीलिए गेस्ट हाउस कांड हुआ ही। वो मुलायम सिंह यादव का जो तरीक़ा था उससे वो खुश थे नहीं, तो वो फील्डिंग सजा चुके थे। इधर गेस्ट हाउस कांड हुआ, उधर मायावती को शपथ हुई, तो उस चीज़ें तो हो ही गई। लेकिन ये है कि मुलायम सिंह ने ये दाग अपने ऊपर ले लिया, वरना आसानी के साथ ये हो जाता और ये दाग मुलायम सिंह पे ना लगता। उस दौर से निकलकर अगर आप वर्तमान में आ जाएं तो जो भी मायावती जी की राजनीति थी, पॉलिटिक्स है, जो एक मूवमेंट चला रही हैं, वो अभी उसमें आप कितना परिवर्तन देखते हैं? क्या वैसे ही चला आ रहा है या कुछ क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है इस युग में, 21वीं सदी में? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मायावती को जो काशीराम ने जो सौंपा था, या जिस तरह से काशीराम चलाते थे, तो वो उसी तरह अभी भी चलाना चाहती हैं। वही अंदाज़, वही कैडर का। फ़र्क ये आया है कि तब मायावती रात रात गांव-गांव जाती थी, गैस की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में मीटिंगें करती थी, छोटी सभाएं करती थी, बड़ी सभाएं करती थी। काशीराम उत्तराधिकारी बनने से पहले? हाँ, उत्तराधिकारी तो मेरी नज़रों के सामने बनी है। उस रैली को मैंने कवर किया, उसमें मैं मौजूद था। तो काशीराम की तबीयत भी नहीं ठीक थी, पकड़ा के मंच पे आए थे वो। तो जब उत्तराधिकारी घोषित किया है तो मैं इत्तेफाक से उसका साक्षी हूँ। उत्तराधिकारी बनने से बहुत पहले की बात है ये तो। बात जब समझ लिए बीएसपी बनने से भी पहले की। बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले ही मायावती काशीराम के सानिध्य में जा चुकी थी। और मैं आपको बताऊं कि 90-91 में मायावती एक बार सुल्तानपुर गई थी। मैंने एक इंटरव्यू भी किया उनका, जिन्होंने उनको बुलाया था, मुस्लिम थे वो। और उस कार्यक्रम में मायावती के पास इन्होंने अपनी बहन को सुलाया था, चूँकि अकेली ना रहें कहीं। तो वो जो उन्होंने मेरे राजपथ पे पूरी बातचीत उसकी हुई है। तो रिक्शे से लेके आ गए थे लोग उनको रेलवे स्टेशन से। कब की बात है ये? 91 की। तो मायावती ने तो बहुत, काशीराम ने मायावती, वो जो दौर था, अब अभी जो देख रहे हैं, अभी जो फेज चल रहा है, बहुत संघर्ष का काल है ये। देखिए ऐसा है कि मेरा दोनों में तजाद है। मायावती का या उनके करीबी लोगों का या सतीश चंद्र मिश्रा का ये मानना है कि जो 2000 से 7 से 12 की सरकार बनी थी बहुमत की, उसमें ब्राह्मणों का बड़ा योगदान था। ठीक है। मेरा ये मानना है कि काशीराम ने जब दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया था, दलित मुसलमान जागा है, चोर उचक्का भागा है, इस तरह के उनके जो नारे होते थे। और पहली बार जब वो 89 में इनके 11 विधायक जीते थे, तो इन्होंने शेख सुलेमान को नेता सदन बनाया था, जो बिजनौर के विधायक हुआ करते थे। तो मुस्लिम्स को बढ़ाना चाहते थे, मुस्लिम्स को लाना चाहते थे। जब मुसलमान नहीं आया तब उन्होंने ओबीसी की जो अन्य जातियाँ हैं उसकी तरफ वो मुखातिब हुए। और उसमें आप फिर देखिएगा तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, फागू चौहान, उसके बाद रमाशंकर पाल, दयाराम पाल, उसके बाद सुखदेव राजभर, रामअचल राजभर, उसके बाद आपके ये सैनी, साहब सिंह सैनी और मंगल सिंह सैनी और धर्म सिंह सैनी, उसके बाद धर्मराज निषाद और दीपक निषाद के मनोहर लाल, ये वाला जो वो था विशंभर निषाद, ये सुल्तानपुर वाले जो सांसद सपा का है, ये इनका क्या नाम है आपके कौन निषाद हैं ये सुल्तानपुर, संजय निषाद नहीं, संजय निषाद वगैरह तो थे ही, संजय निषाद थे। ओमप्रकाश राजभर को भी 2002 में टिकट मिला था। लालजी वर्मा और ये रामचल, इसका तो बड़ा अच्छा किस्सा है, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। लालजी वर्मा, राशिद अल्वी, आनंद प्रकाश गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये 4 लोग आए थे दिल्ली से। वीपी सिंह ने इनको भेजा था। ये लोग जनता दल में थे, 4 के चारों। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने काशीराम से गठबंधन की बात करने के लिए भेजा था।
तो ये आए तो थे वीपी सिंह के लिए बात करने, ठीक है। लेकिन जब बाहर निकले तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके थे। ऐसा क्या मंत्र मार दिया? काशीराम ने उनको बताया कि वहाँ जाके गठबंधन में क्या करोगे। अच्छा। और उन्होंने बैकवर्ड और पिछड़ा और अगला और सब उनको बताया, मिशन समझाया। वो अंदर से बाहर निकले तो मिशनरी हो चुके थे। ये चारों, राशिद अल्वी भी शामिल हो गए, आनंद प्रकाश गौतम भी शामिल हो गए, लालजी वर्मा भी शामिल हुए, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो शामिल। बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ भाई उससे पहले के। आरिफ जो हैं वो इन लोगों से पहले के। तो आरिफ मोहम्मद खान, तो हम डम्पी। एंट्री की बात ही कर रहे हैं, तो एंट्री, एक बहुत बड़ी एंट्री बसपा में हुई थी। ब्राह्मण चेहरा सतीश मिश्रा जी, मैं वही कह रहा इनकी एंट्री के बारे में बताइए। मैं वही कह रहा था। तो अभी जो 207 से 12 की सरकार जो थी, जिसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों से बनी, तब का भी आप CSDS का डेटा निकालिएगा तो ये पता चलता है कि बसपा को 30% खाली वोट मिला था ब्राह्मणों का। ये अन्य पिछड़ी जातियां, जो जितनी बिरादियां मैंने बताई, सैनी, मौर्य, निषाद, ये सारी बिरादियों के वोट बसपा को मिले। इसकी पार्टी कुर्मी, सोनेलाल पटेल, राम लखन वर्मा, बरखुराम वर्मा, ये सारे लोग, नंदलाल पटेल, उसके बाद ये आपके जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत ताकतवर थे, पटेल नेता थे। खरवार नहीं, पटेल नेता थे। उनका नाम था सॉरी, याद आ जाएगा अभी मुझे। ठीक है। तो वो ये सारे कुर्मी नेता, तो ये कुर्मी, उसके बाद मौर्य, उसके बाद निषाद, उसके बाद बिंद, उसके बाद ये सारी चौहान, इन सब ने इकट्ठा होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का बहुत अच्छा वोट मिला था उसमें। ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। सतीश मिश्रा जी की एंट्री में कांशीराम जी का हाथ था? सतीश चंद्र मिश्रा आए थे बहुजन समाज पार्टी के महाधिवक्ता बन के, अच्छा। और उसमें काशीराम की बिल्कुल भूमिका थी, क्योंकि वो जानते थे कि जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से ब्राह्मणों को कब्जे में है, इस बात का उनको ज्ञान था। और बहुजन समाज पार्टी को अपनी सरकारों में स्मारक बनवाने थे, ज़िले बनवाने थे, नामकरण करवाना था, ये सब करवाना था। उन्हें मालूम था कि सब मुकदमे कोर्ट में जाएंगे, तो उसके लिए महाधिवक्ता अगर कोई चंदन होगा, कोई अहमद होगा, कोई रसूल होगा, तो फिर वो काम करवा नहीं पाएगा कोर्ट से। और सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें तमाम जज हैं, तमाम उनके पूरे परिवार में, और बड़े वकील थे सतीश चंद्र मिश्रा। तो एस सी मिश्रा ने अपने काम को बखूबी पूरा भी किया। एस सी मिश्रा ने लखनऊ के स्मारक से लेकर नोएडा के स्मारक तक बनाने में जितनी दिक्कतें आई हैं, जितने अदालत के केस हुए हैं, वो सारे केस सतीश चंद्र मिश्रा ने सॉल्व किए। और मायावती पर भी आय से अधिक संपत्ति और इस तरह के जो केसेस हुए, और आगरा ताज कॉरिडोर का केस हुआ, सारे केस, उसके बाद शुगर मिल वाला जो केस हुआ, ये सारे केस ख़त्म करने में सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो सतीश चंद्र मिश्रा का यही रोल था, यही उनकी भूमिका थी। लेकिन उस सरकार में ब्राह्मण खूब मंत्री बना। अच्छा। और उसी सरकार से फिर बहुजन समाज पार्टी का नारा बहुजन से सर्वजन हुआ। कौन सा नारा था? हाथी नहीं गणेश है, ये तो उस मीटिंग में लगाया जाता था, जो ब्राह्मणों का एक सम्मेलन होता था जिसमें मायावती जाती थी। तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारे लगते थे। और सर्व समाज तो मायावती ही ने दिया। बहुजन समाज की अगर सर्व समाज जो हुआ, तो बहुजन से सर्वजन जब किया तो फ़ायदा मिला? नहीं, ये फ़ायदा मिल चुका था, उसके बाद हुआ। अच्छा। फ़ायदा तो मिल चुका था, सरकार तो बहुमत की बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए हैं तो इस सर्वजन से बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन की तरफ गई। तो कुछ विवादित नारे बताइए जो इस पर विवाद है। बहुजन समाज पार्टी के, बसपा के तो तमाम नारों पर विवाद रहा। बसपा का DS4 जो नारा है, ठाकुर पंडित बनिया छोड़ बाकी सब में DS4, जब DS4 का गठन हुआ था तब का नारा है। जो जूते चार वाला नारा है, ये बसपा का नारा नहीं है, दलित पैंथर का नारा है। वो नारा BSP का नारा नहीं है, बसपा से चिपका दिया गया। ये नारा दलित पैंथर का नारा था। अच्छा। और इसे BSP से जोड़ दिया। BSP ने काशीराम के जो नारे थे, वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से SP DM, हवा में उड़ गए। ये नारा तो खूब लगा। मुलायम सिंह यादव के गठबंधन के बाद मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये तो नारा खूब लगा, बिल्कुल आम नारा था, प्रचलन में था। और इस नारे पे कभी विवाद नहीं हुआ। विवाद जो है, हाथी नहीं गणेश रैली में लगता था। ये ब्राह्मण समाज की जो रैलियां थी उसमें लगता था हाथी नहीं गणेश। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणों का था, ये BSP का कॉन्सेप्ट नहीं था। सतीश जी का नहीं हाथ था? नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण थे, तो इससे हम ये नहीं कह सकते सतीश चंद्र मिश्रा का नारा था। लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन जब होते थे तो उसमें ब्राह्मण लगाता था, उसमें क्या कहते हैं त्रिशूल भी दिया जाता था, उसमें सारी चीज़ें होती। कहा जाता है कि वो वकील तो ही हैं, लीगल मामले देखते हैं, लेकिन बहुत
एक साए की तरह रहते हैं बहन जी के आसपास। जब भी चाहे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लें या कुछ और काम करें, वो लगातार उनके पीछे खड़े रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई ना कोई तो नंबर 2 होता ही है। ठीक है, तो नंबर 2 हैं वो। अब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल में नकुल दुबे से लेके, अंटू मिश्रा से लेके, त्रिपाठी से लेके, हरशंकर तिवारी के बेटे से लेके तमाम पूरे प्रदेश के मंत्रियों ने शपथ ली थी ब्राह्मण समाज के, तो उसमें सतीश चंद्र मिश्रा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, एक फोटो दिखाते हैं। ये जो फोटो है हाथ में त्रिशूल वाली, इसको देख कर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये फ़ोटो जो है ये उसी समय की है जब ये रैलियों में जाती थी तो सोने का हाथ में त्रिशूल दिया गया, जब गिफ्ट दिया जाता था। तो कभी त्रिशूल का अभिप्राय क्या है यहाँ? त्रिशूल का अभिप्राय कुछ नहीं। अब जब जैसे आप देखिए, मायावती कहीं रैलियों में जाती हैं, लोग हाथी देते हैं, कोई मुकुट देता है, तो वो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था, उन्होंने त्रिशूल दिया। इस पर विवाद क्यों हो रहा है? भाई ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसमें काशीराम ने भी कभी ये नहीं किया, मायावती ने भी कभी नहीं किया, ये धार्मिक कभी नहीं रहे, इसलिए उस त्रिशूल को हाथ में लेने पे विवाद हुआ। भी त्रिशूल तो अखिलेश यादव ने भी लिया, टोपी नहीं लगाई लेकिन त्रिशूल लिया, और चूंकि इसलिए लिया कि वो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था और उसमें बड़ा त्रिशूल लिया उन्होंने और त्रिशूल लहराया। तो मुझे लगता है कि ये सिंबॉलिक था, उस समाज की तरफ से दिया गया एक तोहफा था जिसे वो ठुकरा नहीं सकती। क्या मिश्रा जी 2-2 पद होल्ड कर रहे हैं इस समय संगठन में भी और लीगल मामले को लेकर भी? नहीं, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसके अलावा लीगल मामले के लिए कोई पद नहीं है। वो सारे मामले नहीं होता ना कि चलो लीगल देख रहे हो आप, पार्टी से दूरी रहो, आप देखो अपना कामकाज। जैसे जब शुरू से वो राष्ट्रीय महासचिव हैं तो अब हटाने का कोई औचित्य तो है नहीं। राष्ट्रीय महासचिव बन के लीगल मामले देख रहे हैं। हाँ, वो पहले भी देखते थे, अब भी देख रहे हैं। ये जो कुर्सी हट गई है कोने से, उसका क्या मतलब है सर? पहले ये कुर्सियां लगाई जाती थी जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा होते थे, विश्वनाथ पाल होते थे, उमाशंकर सिंह अकेले विधायक थे वो होते थे, कभी अगर आकाश जाते थे तो वो बैठते थे, कभी अगर अनंत कुमार जाते थे वो बैठते थे। चूँकि सब राष्ट्रीय कमेटी के लोग थे इसलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था होती थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि भाई सब लोग सामने साथ ही बैठ जाओ। अब राष्ट्रीय उसमें अकेले सतीश चंद्र मिश्रा हैं, बाकी को राष्ट्रीय तो है नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो पद है, कद है, क्या वैसे ही बरकरार है अभी भी? मुझे नहीं लगता कि सतीश चंद्र मिश्रा की वही भूमिका है जो पहले थी। सतीश मिश्रा का सम्मान है, लेकिन उनकी भूमिका होगी। हाँ, इधर कुछ दिनों से आकाश के जाने के बाद से मुझे लगता है कि सतीश चंद्र मिश्रा के लोगों का जो है बीएसपी में थोड़ा रुतबा बढ़ा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को इतना करीब से मैं जानता हूँ कि मुझे पता ही चल जाता है कौन किसका आदमी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त वो प्रमोशन उनका हुआ है, प्रमोट वो हुए हैं, वो सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी कहे जाते हैं। विशेषकर लखनऊ मंडल के जो पदाधिकारी हैं, अगर वहाँ से देखिए आप तो, या कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं या कुछ मुख्य कोऑर्डिनेटर्स हैं जोन के, उनके बारे में बताया जाता है कि मिश्रा जी का उनको वर्धस प्राप्त है, उनका आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा भूमिका में एक और फोटो देखते हैं। ये जो गुजरात की फ़ोटो है, जो अटल जी और मोदी जी, मायावती जी, कब की फ़ोटो है ये 2002 की फ़ोटो है। अच्छा। 2002 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की समर्थन जिससे सरकार थी मायावती की, तो उन्होंने एक रैली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ संबोधित की थी और उसी समय की ये फ़ोटो है। उस चुनाव में बड़ा दिलचस्प हुआ, क्योंकि ये फ़ोटो तो लोगों ने देखी। उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने लगभग 5 दर्जन उम्मीदवार लड़ाए थे गुजरात में जाके, जबकि मुलायम सिंह यादव का वहाँ कुछ नहीं था। उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक यहाँ पे इसलिए मुद्दा आया है क्योंकि इस फोटो को लेकर विवाद होता है और इसमें एक वीडियो भी वायरल करते हैं लोग, पता नहीं सही है गलत, कि बहन जी ने यहीं जाके कह दिया कि मुसलमान जो होते हैं कट्टर होते हैं और वोट इस बार बीजेपी को जाना चाहिए, ऐसा कुछ। ये वीडियो जो है बहुत दिलचस्प है। वीडियो, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, ये न्यूज़ 18 का वीडियो है। ये मेरठ का वीडियो है। अच्छा। वहाँ के मेयर का चुनाव हो रहा था और पूर्व जो वहाँ के सांसद हैं और मेयर रहे हैं, पहले वो थे हाजी कुरैशी, उससे पहले जो वहाँ के सांसद और मेयर रहे, उसके बाद मेयर से उनका सांसद हो गए तो मेयर से इस्तीफा दिया। तो ये उनके दूसरे चुनाव का है। अच्छा अच्छा। उस दूसरे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सिस्टम पे खड़े नहीं उतरे होंगे, तो बीच चुनाव में पोलिंग से पहले मायावती ने कह दिया था कि ऐसा है कि ये कट्टर है, कट्टर मुसलमान है और इसलिए इससे हम समर्थन वापस लेते हैं, तो इसको वोट न दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी को दे दें। तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए ये सिर्फ बोला था, ये सिर्फ लेकिन बोला था वो एडिटेड है। हाँ। ये उसी मेयर के चुनाव का मुझे अच्छी तरह से याद है और ये उसी मेरठ के मेयर के चुनाव का है
और इसके अलावा इस वीडियो का क्या कोई इससे मुसलमानों की नाराज़गी बढ़ी? मुसलमान तो देखिए ऐसा है ना, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। मुसलमान को मुलायम सिंह की वो तकरीर पसंद है जब उन्होंने एक बार बिजनौर में कहा था कि मुसलमान कट्टा रखें, अपनी सुरक्षा के लिए मुसलमान कट्टा रखें हमारी सरकार में, कह दिया मुलायम सिंह यादव ने। मुलायम सिंह का और मुसलमानों का दफ़ा 25 में चालान हो गया, मुसलमान परेशान रहा, लेकिन खुश इस बात पे रहा कि मुलायम सिंह ने ये कहा था। तो मुसलमान जो है अमल पर यकीन नहीं रखता है, उसको तकरीरों पर और बातों पे यकीन होता है। तो मुसलमान किससे नाराज़ हो गए? मायावती जी, देखिए मैं अभी पूरा कर लूँ कि मुसलमानों को तो मुसलमान तो अब उद्धव ठाकरे की तारीफ़ करता है। तो आप सोच लीजिए, मुसलमान तो यजीद को भी माफ़ कर सकता है। तो मुसलमान की बात आप मत करें। मुसलमान सियासी तौर पर अगर उसके अंदर शऊर होता तो 12% 13% वाली मायावती के पैर के पास लेटे रहते हैं बड़े बड़े लोग। 20% आबादी, 20% वोट वाला मुसलमान अगर किसी एक नेता के पीछे होता तो उसके इशारे पे हिंदुस्तान चल रहा होता है। क्योंकि सियासत के लिए इंसान किसी भी हद तक गिरता है। आज आप देखिए सियासत के लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर मुसलमान भी जिस तरह से अनुसूचित जात के लोग, मायावती का जाटो उनके साथ इकट्ठा हुआ काशीराम के साथ, अगर मुसलमान भी इकट्ठा हो जाता किसी एक के पीछे तो ताकत होता। तो मुसलमान को मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे गैर शऊरी है मुसलमान, और मुस्लिम पे मैं बात भी इसीलिए नहीं करना चाहता। अच्छा ये बताइए, ये जो नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़्यादातर निकाले गए और ज़्यादातर लोगों ने छोड़ा, कुछ लोग निकाले गए? नहीं, ज़्यादातर लोग निकाले गए, कुछ लोगों ने छोड़ा। 70-30 का रेशो रखें? नहीं, बल्कि आप समझ लीजिए 80% निकाले गए, 20 ने छोड़ा। अच्छा, कब से ये प्रक्रिया शुरू हुई? ये शुरू हो गया था जब पहली बार में 93 में जब गठबंधन की सरकार थी, उसके फ़ौरन बाद जब इधर उधर हुए हैं लोग, तो राज बहादुर जैसा आदमी निकाला गया जो छोटे साहब कहा जाता था। राज बहादुर छोटे साहब कहे जाते थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो निकाले गए। और उस दौर में फिर बहुत लोग निकाले गए। उसके बाद आर के चौधरी निकाले गए, बरखुराम वर्मा निकाले गए, सुखदेव राजभर बाहर चले गए। उसके बाद आपके सोनेलाल पटेल निकाले गए, नंदलाल पटेल निकाले गए, आपके धर्मराज निषाद निकाले गए। के गौतम वगैरह को मैं उस श्रेणी में नहीं रखता। के गौतम चूँकि मायावती की सरकार में वित्त मंत्री हो गए थे इसलिए आप उनका नाम जानते हैं। अगर मायावती सरकार में वो वित्त मंत्री ना होते तो आप के गौतम का नाम ना जानते। आप उनको उसी तरह समझते हैं जैसे दिल्ली में आपके ये जो लोग हैं सम्राट वगैरह, उसी टाइप का समझ लीजिए के गौतम। के गौतम कोई नेता थोड़ी है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये नेता हैं, जनाधार वाले लोग थे। रामचंद्र राजभर छोड़ के गए, लालजी वर्मा छोड़ के गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए। तो वो छोड़ने वाले सही या निकाले जाने वाले सही? मुझे लगता है कि दोनों लोग सही हैं। जो निकाले गए वो भी इंतज़ार में थे कि मुझे निकाल दिया जाए। अच्छा। और जो छोड़ के गए वो उनको वक्त मिल गया इसलिए वो छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने वाले खुश हैं अब? भाई खुश क्यों नहीं होंगे? रामचंद्र राजभर दोबारा विधायक, लालजी वर्मा दोबारा विधायक, स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री भी रहे 2 सरकारों में, उसके बाद विधायक नहीं जीते तो एमएलसी बनाए गए, हालांकि उन्होंने एमएलसी पर से इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा धर्मराज निषाद विधायक हो ही गए कटेल। अपना घर छोड़ क्यों रहे हैं लोग? देखिए ऐसा है ना कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की अकेली पार्टी है जिसमें रहने का टैक्स पड़ता है। अच्छा। और उस टैक्स को देने में लोग मुश्किल हो जाती है, इसलिए पार्टी रहने का टैक्स पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी में रहने का टैक्स पड़ता है। जो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा टैक्स है। मसलन टैक्स का मतलब ये है कि जैसे जन्मदिन पे जितना बड़ा नेता है उतना ज़्यादा उसको सहयोग करना है, मेंटेनेंस में उसको सहयोग करना है। तो साल में उसको वो तो देना ही देना है जो पद पे है। आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि मायावती जी अच्छी प्रशासक हैं लेकिन वर्स्ट लीडर, मतलब? नहीं, मायावती को मैं बहुत वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर मानता हूँ, लेकिन वर्स्ट पार्टी लीडर मानता हूँ। वजह क्या है? मायावती की पार्टी लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी ने तरक्की नहीं की है। तरक्की तभी तक हुई है जब तक काशीराम की सरपरस्ती थी। इससे यह साबित होता है कि लीडर के तौर पर मायावती बहुत कामयाब नहीं है। उनके जितने तजुर्बे हो रहे हैं आप देखिए, एक के बाद एक तजुर्बे फेल होते हैं। मतलब जो फैसले ले रही हैं उसको देखते हुए आप एक राय बना रहे हैं? जो सामने है, जो नतीजा है वो नतीजा बता रहा है कि भाई लीडर अगर आदमी है तो नतीजा अच्छे आएंगे ना। लीडर का मतलब ये थोड़ी है कि हमने आपको 6 मेले उत्तराखंड में सौंपे थे, आज एक विधायक है। हमने 4 विधायक आपको जम्मू में दिए थे, आज 0 विधायक है। हमने पंजाब में आपको 3 सांसद और क्या कहते हैं आधा दर्जन विधायक दिए थे, आज वहाँ पर आपको सिर्फ 1 विधायक है। हमने मध्य प्रदेश में 11 विधायक दिए थे, आज वहाँ पर आप 0 हैं। हमने छत्तीसगढ़ में आपको 2 विधायक दिए थे, आज आप वहाँ पर 0 हैं। हमने राजस्थान में आपको 6 से 7 विधायक दिए थे, आज आप वहाँ पर सिर्फ 1 विधायक है। तो ये पूरे देश में बहुजन समाज भी, हिमाचल में बसपा का विधायक था, हरियाणा में सांसद और विधायक था, तो वो आज नहीं है। तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है ना
कि लीडरशिप का फेलियर है। उनके समर्थक तो कहते हैं बहन जी अभी भी बड़ी लीडर हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लिए, राजनीति में बहुत बदलाव आ चुका है कमर साहब। अब राजनीति में समर्थक नहीं होते। अच्छा, अब राजनीति में समर्थकों का दौर गया। अब राजनीति में भक्ति का दौर है। अच्छा अच्छा। अब भाजपा का भी कोई समर्थक नहीं है। भाजपा में भी भक्त हैं, सपा में भी समर्थक नहीं है, वहाँ भी भक्त हैं। और वही चीज़ बहुजन समाज पार्टी में है कि बहुजन समाज पार्टी में समर्थक कोई नहीं है। एक वीडियो जयप्रकाश जी का वायरल हो रहा है, मरते दम तक, आखिरी सांस तक इंतज़ार करेंगे बसपा बड़ा है बसपा के खत्म होने का। भैया आप मतलब आप समझिए, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ये है तो जयप्रकाश जब तक मर जाए कि मरने का इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद जयप्रकाश कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि बसपा जब खत्म हो जाएगी तब हम जो है उसके विचार के लिए हमने अप्रैल में मीटिंग बुलाई है, लखनऊ में बुद्धिजीवियों से हम बात करेंगे, उसके बाद समाज के लिए तो आगे आना ही पड़ेगा। मीटिंग में बहन जी की फ़ोटो नहीं है वो पोस्टर में? नहीं तो क्यों होगी, पहले रहती थी, पहले झंडा भी रहता था, पहले इनके गले में झंडा भी रहता था, हाली निशान भी रहता क्यों था। इतने जिद क्यों कर रहे हैं वो आने के लिए? देखिए, ऐसा है कि सियासत के लिए कोई भी व्यक्ति, वो चंद्रशेखर हो, जयप्रकाश हो, कमर अगर राजनीति में आ जाएं या कासिम राजनीति में आ जाएं, तब फिर उसके बाद फिर राजनीति में मकसद होता है। अच्छा। राजनीति का मतलब क्या है? भाई जैसे मैंने के गौतम के बारे में कहा, मैं वैसे ही जयप्रकाश के बारे में कहता हूँ। अगर जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में ले जाके न रखे गए होते, धर्मवीर अशोक ने न रखा होता, उनको आगे प्रमोट न किया होता, हरियाणा का प्रभारी न बनवाया होता, अपने साथ राजस्थान में न लगाया होता, मायावती ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष न बनाया होता और कोऑर्डिनेटर न बनाया होता, जयप्रकाश को कौन जानता? चंद्रशेखर तो खुद गांव से निकलकर द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाकर, झगड़े करके, लड़ाई करके, क्या कहते हैं, मोच पे ताव देके उसने अपने आप को चंद्रशेखर ने स्थापित किया है। चंद्रशेखर मायावती या काशीराम की छत्रछाया से निकला हुआ नाम नहीं है। अच्छा। लेकिन जयप्रकाश तो उस नाम को भुना रहे हैं ना, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसपा। मैं इससे पहले चंद्रशेखर जी पर आऊँ, क्या देखते हैं भविष्य अभी जयप्रकाश जी का? मैं जयप्रकाश का भविष्य वही देखता हूँ जो मायावती ने उन पर आरोप लगाया है। मायावती ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, उनके जिलाध्यक्ष ने तहरीर भी दी है थाने में। मायावती ने उस पर ट्वीट किया था कि ये मुझे मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर चंदे लेता है, समाज को गुमराह कर रहा है। तो भविष्य फिलहाल तो उनका यही है। यानी ये गंभीर मामला है? ये मायावती ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी जी, वही कह रहा हूँ। ये तो मायावती ने कहा है और उनके जिलाध्यक्ष ने अलीगढ़ में उनके खिलाफ तहरीर भी दी है। अच्छा अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि दरवाजे बंद हैं एकदम? नहीं, मायावती जयप्रकाश के लिए दरवाज़ा क्यों खोलेंगे? अच्छा अच्छा। नहीं, कह रहे हम काफ़ी ज़मीन पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई मैंने तो आज अपने एक वीडियो में कहा है, कमर भाई देखिएगा उसे आप, मैंने अपने वीडियो में कहा है कि जब भाई 2012 में 2017 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का वोट बराबर था, 19 पॉइंट कुछ %। ठीक है, जयप्रकाश 18 में निकाले जाते हैं, 17 में दोनों का वोट एक है। 18 में निकलने के बाद से उन्होंने इतनी मेहनत की बहुजन समाज पार्टी के लिए कि अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का 22 में वोट हो गया, क्या कहते हैं, 13% के आसपास। उसके बाद और वो मेहनत करते रहे, उसके बाद वोट प्रतिशत उनका 9 पे आ गया, लोकसभा की करते रहे। उसके बाद और मेहनत उन्होंने की तो उपचुनाव में 6%। क्या सिर्फ व्यक्तिगत मेहनत कर रहे हैं? भाई ये तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेहनत का मतलब तो नतीजा होता है ना। पूरे देश में घूम के आप मेहनत कर रहे हैं। मैंने आज अपने वीडियो में ये बात कही है कि जयप्रकाश को चाहिए कि एक विधानसभा या एक लोकसभा पकड़ लेते और अपना दमखम वहाँ दिखा के उसको ऐसा तैयार करते कि एक आज़ाद लड़वा के ले जाके मायावती को शामिल करा देते कि बहन जी ऐसे चलता है संगठन, आपके लोग नाकारा है, नहीं बना पा रहे हैं। और उस एक विधायक या सांसद की सीट तैयार करके जिता के जब ले जाते तब लगता कि कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी भी अपने एक काम करने का तरीका है। वो भी बहुजन समाज के लोगों को, मैं आप जानते हैं कि बीएसपी के ख़िलाफ़ बोलने के बाद चंद्रशेखर तो एक सीट से जीत के आ गए, चूँकि वहाँ 60% मुसलमान है। मेरे लिए वो भी रास्ता बंद होता है, तो वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बसपा कब। अभी आप चंद्रशेखर जी की जब बात कर रहे थे तो आपने काफ़ी उनको हाईलाइट किया। हाईलाइट नहीं किया, संघर्ष से निकले आपने कहा। मैंने कहा कि चंद्रशेखर जब जो बने हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी उनके पीठ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। चंद्रशेखर जो है वो यहाँ तक अगर आए हैं तो बहुजन समाज पार्टी उनके लिए नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि बहुजन समाज पार्टी से निकले चंद्रशेखर। चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी में भी रहे, चंद्रशेखर कांग्रेस के झंडे के नीचे भी रहे। चंद्रशेखर के बारे में बताया जाता है कि एबीवीपी की भी राजनीति उन्होंने की। चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि वो कांवड़ भी जाते थे। लेकिन जब वो क्या कहते हैं वहाँ का मामला हुआ शब्बीरपुर का, उसके बाद उन्होंने एक सीधी सीधी लाइन खींची और उसी के बाद वो उसी से आगे बढ़ते चले गए। मुसलमानों को सहयोग मिल गया, मुजफ्फरनगर का दंगा हो चुका था, उसी में वो आगे नगीना गोनस
बनाना शुरू किया, नगीना में 60% मुस्लिम वोट है। वो तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि अब हम विकल्प बन रहे हैं बीएसपी का। देखिए वो क्या कह रहे हैं ये वो जाने, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर एक लोकसभा सांसद सिर्फ इसलिए बन गए कि नगीना में मुस्लिम वोट 60% से ज़्यादा है। अगर 60% से कम होता तो चंद्रशेखर लोकसभा ना पहुँच पाते, अगर दलितों के वोट से जितना होता तो। 2027 में कुछ कमाल कर गए तब क्या होगा? मुझे नहीं तो लगता 4-5 सीट ले आए तब। खुद जीत जाए बात अलग है, या अमीर आलम का लड़का जीत जाए नवाजिश, क्योंकि उनकी अपनी हैसियत कहाँ आसान से लड़ेंगे ये नवाजिश? नवाजिश की अपनी सीट है, तो मुजफ्फरनगर की उनकी अपनी सीट है, वो तो अमीर आलम खां की सीट रही, फिर नवाजिश की सीट रही, तो वो मुस्लिम सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट अपनी हैसियत से जीत जाए तो उसे मैं चंद्रशेखर की जीत नहीं मानता हूँ। वो नवाजिश की जीत होगी या आजम खां हो तो आजम खां अच्छा, की जीत बीएसपी में अगर ऐसा हो कोई जीते तो आप किसकी जीत मानेंगे? देखिए बहुजन समाज पार्टी में अगर सीट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सीट वही के नवाजिश वाली सीट ले लें। नवाजिश सीट पर अगर जीतेगी तो नवाजिश जीतेंगे, अच्छा, बीएसपी नहीं जीतेगी बीएसपी नहीं जीतेगी ना, फिर नवाजिश जीतेंगे, क्योंकि नवाजिश की दूसरी पीढ़ी है। मुझे आप ये तो देखिए वहाँ मुसलमान वोट कितना है, जाटो वोट कितना है, जाटो वोट का बंटवारा कितना है, जाटो वोट के अलावा अनुसूचित जाति के वोट का क्या ऐसा बंटवारा कहा जाए चंद्रशेखर के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है? पा चुके, बहुत कुछ क्या है, अच्छा, चंद्रशेखर तो पा चुके, सांसद तो हो ही गए, अब क्या बहुत कुछ बचा? मुख्यमंत्री की कुर्सी। कमल भाई ऐसे सवाल कीजिए जो पेट के नीचे चले जाएं, जो गले के नीचे उतर जाएं। मुझे लगता है कि ये इस तरह के सवाल आप करने के लिए नहीं बने और इन सवालों का जवाब नहीं, देने मैं के लिए इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि एक इच्छा होती है जब राजनीति में होते हैं, आप मेरी सांसद बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते इच्छा- हैं, फिर प्रधानमंत्री सोचते हैं, इच्छा- इसलिए मैंने पूछा उन लोगों के सवाल। वो जो सोचते हैं तो वो सोच सकते हैं, लेकिन मैं बीइंग जर्नलिस्ट आपसे भी ये उम्मीद नहीं करता हूँ, और मैं भी शायद इस तरह के जवाब योगी जी के बारे में कौन जानता था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कोई नहीं क्यों नहीं जानता था, क्यों नहीं जानता था? योगी जिस मठ से आते हैं और जिस पार्टी से आते हैं, योगी मुख्यमंत्री नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनी है। इस बात को क्यों भूल जाते हैं? वो लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसने जिसको चाहा उसको उठा। अच्छा, आप चंद्रशेखर का लोहा कब मानेंगे? चंद्रशेखर का लोहा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ चंद्रशेखर ने अपने, मैंने कहा कि चंद्रशेखर ने बगैर किसी पार्टी के सही के अपनी पार्टी बना के अपने आप को जीत कर लोकसभा में पहुंचाया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर का लोहा मानना है, जी जी, मैं ये मानता हूँ कि चंद्रशेखर और जयप्रकाश की तुलना तो की जा सकती है, लेकिन चंद्रशेखर भाई मायावती की तुलना जगजीवन राम से नहीं हुई, रामविलास पासवान से नहीं हुई, क्या कहते हैं आठवले से नहीं हुई, प्रकाश अंबेडकर से नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं मायावती की तुलना चंद्रशेखर से हो सकती है? चंद्रशेखर तुलना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं हाँ बहन जी हमारी गुरु हैं, देखिए ऐसा ये भी एक राजनीति माँ की तरह मानते हैं। ये भी एक राजनीति का गुण है, गुण सीख लिया इन्होंने। इसलिए कि मायावती का विरोध चंद्रशेखर ने गुण सीख लिया। मायावती की बुराई करके हाँ, दलितों का वोट पा जाएगा कोई कोई नहीं। हाँ, तो वो तो कहते हैं, ये तो समझ गए हैं चंद्रशेखर ये बात। नहीं, हर नेता समझता है, अडवाणी नहीं कहते, अटल नहीं कहते, मोदी नहीं कहते, तो चंद्रशेखर वहाँ किस गिनती में? अखिलेश क्यों कहते हैं? अखिलेश भी नहीं कहते। नहीं, अभी बयान आया ना उनका कि वहाँ अगर वोट दिया हाँ तो ये बात तो कहते हैं, खराब हो जाएगा। ये बात तो चंद्रशेखर भी कहेंगे कि मायावती जी लड़ नहीं रही हैं। अच्छा। ये कहते हैं वो कि मतलब बहुजन समाज मायावती लड़ नहीं रही चुनाव, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लड़ने का मतलब क्या होता है? भाई ये बात तो, ये सवाल तो उनसे करना चाहिए ना कि लड़ने का सवाल क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप भी इतने सालों से देख रहे हैं, क्या ये लोग ठीक सही कह रहे हैं? आरोप इनका कैसा है? नहीं लड़ कहाँ रहे हैं। चुनाव लड़ने का मतलब देखिए, चुनाव में 3 चीज़ें होती हैं, पर्चा, चर्चा, खर्चा। ये मुलायम सिंह कहते थे कि अगर आपके पास चर्चा है तब आप चुनाव लड़ पाओगे, राजनीति में जिंदा रहोगे। चर्चा का मतलब जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं, टीवी पे आइए, रेडियो पे आइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, छपिए खर्चा होना छपक। चाहिए। उसके बाद पर्चा, पोस्टर। अच्छा, अब तो होर्डिंग हो गई है ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग है, वो पोस्टर है पर्चा। और तीसरा है खर्चा। तो बीएसपी ना पर्चा छापती है, ना चर्चा में रहती है, ना खर्चा करती है, तो कैसे लड़ती हुई दिखाई देगी? ये पीडीए का क्या चक्कर है? आजकल पीडीए बड़ा मशहूर हो रहा है नारा। मुझे नहीं, मैं तो कहता हूँ नारा कोई और चीज़ है, विचारधारा कोई और चीज़ है। पीडीए नाम की चिड़िया को मैंने कल भी नहीं माना, आज भी नहीं माना। राजकुमार भाटी भी ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी तो बेसिकली बैकवर्ड मानसिकता के व्यक्ति हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव का सिर्फ नारा है, ये विचारधारा नहीं है। क्योंकि उनके पाप कैसे धुलेंगे? वो जो नाम बदल दिए थे, महापुरुषों के नाम जिले बनाए थे, वो उस तब जाकर पाप धुलेंगे। मुझे लगता है कि वो विचारधारा का क्लैश था। अखिलेश यादव जानते ही नहीं थे कि शाहू जी महाराज हैं कौन, अच्छा जी। फुले हैं कौन, उन्हें मालूम ही नहीं था। अगर मालूम होता तो जिले को नाम ना बदलते हो, लेकिन वो तो जानते ही नहीं थे ना कि फुले कौन है। नहीं, उनकी टीम के लोगों ने ये सब साजिश किया। टीम के लोग क्या भाई, अखिलेश यादव जब सरकार में आए हैं
तो मुलायम सिंह की सरपरस्ती थी, 4 मुख्यमंत्री थे, अखिलेश भी मुख्यमंत्री, आजम भी मुख्यमंत्री, शिवपाल भी मुख्यमंत्री, राम गोपाल भी मुख्यमंत्री। अखिलेश अकेले कहाँ पर कौन सा फैसला लेते थे? सब गठबंधन कर रहे हैं। बहन जी गठबंधन से दूर क्यों जा रही हैं? जो कॉन्सेप्ट दे रही हैं कि वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि कोई एक बार नहीं है। अब पूरा अभी जब हम लोग ख़त्म करेंगे इंटरव्यू तो आप देखिएगा कि मायावती ने किस किस पार्टी से कब कब गठबंधन किया, और गठबंधन करने के चुनाव के दूसरे ही दिन गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया। तो कोई नई बात नहीं है। वो ये मैसेज देती हैं कि साहब ऐसा है, इनका वोट हमको नहीं मिला जिसमें हमारे समाज के लोग रुके रह जाएं। गठबंधन कोई कैसे करता है बीएसपी से, क्या है तरीका? मुझे लगता है कि जब मायावती के अपने इक्वेशन में अगर चीज़ें आती हैं तभी गठबंधन होता है, उनके इक्वेशन में नहीं आती हैं तो गठबंधन नहीं होता। अभी क्या सपा के साथ जा सकती है कांग्रेस? मुझे नहीं लगता। कांग्रेस के साथ तो मैं उम्मीद देखता भी हूँ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का साथ खबरें चल रही हैं समाजवादी पार्टी ठीक है। खबरें चलाने वाले कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय को अंदर से देखा है? जी जी। खबरें चलाने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के 5 नेताओं को जानते हैं? खबरें चलाने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो बसपा जिन्होंने अखिलेश यादव से बात की है? तो मैं समझता हूँ कि खबरें तो मैंने एक बार किसी चैनल पे कहा था, अब आपसे भी कह रहा हूँ, खबरें तो अब नंबर के लिए की जाती हैं। अच्छा, आपका वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था? हाँ, तो वो क्या था मामला? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा, मैं कह रहा हूँ खबरें जो है नंबर के लिए की जाए। नंबर कहाँ से आएगा? आरोप आप पे लगा कि आप ऐसे करते हैं मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर ऐसे करता तो मेरे पास दुकान बहुत बड़ी थी। अगर मुझे दुकान चलानी होती तो संजय शर्मा, अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा, पुन प्रसून वाजपेयी, रविश कुमार, ये करोड़ करोड़ व्यूज़ वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं भी वहीं चला जाता, उसी तरफ से करता। वो कौन से व्यूअर हैं सर? वो मुसलमान हैं और वो लोग हैं जो एंटी मोदी। वो मुसलमान, हमें मुसलमान नहीं दिख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमको मुसलमान वो मानते ही नहीं, चूंकि हम बीएसपी की बात करते हैं। जब हम मोदी को गाली देंगे तभी तो हमको मुसलमान मानेंगे, जब हम योगी को गाली देंगे तभी तो हमको और ये क्या करते हैं, अभिसार हो, संजय हो, रविश हो, या जितने हैं, पुन प्रसून हो, अजीत अंजुम हो, शर्मा हो, ये तो मोदी योगी पे खबरें करते हैं ना, तो मुसलमान उसे देखता है। अच्छा अच्छा, यानी हमारे व्यूअर मुस्लिम नहीं हैं? हमारे व्यूअर मुस्लिम नहीं हैं, और हमारे व्यूअर जो हैं वो हम में वो खबर पाते हैं जो उनको चाहिए, जहां उनको सच्चाई मिल रही है। इमरान शकील साहब के बारे में क्या कहेंगे? इमरान शकील एक ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखता है, कोई लड़का है, बहुत अच्छा है, और वो जर्नलिस्ट भी रहा है। उसने JNU से पढ़ाई भी की है, मास काम भी इतना किया। समर्पण कैसे दिखा रहे हैं बीएसपी के लिए वो? ये तो इमरान ही बता सकते हैं, ये तो वो खुद बता सकते हैं। नहीं, जैसे बहुत सारे मुसलमान नहीं देख रहे हैं वीडियो, एक कोई लिख रहा है समर्पण से। भाई जैसे देखिए, एक चीज़ है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जिसका जहन खुला हुआ है, वो जानता है कि दलित मुसलमान का कम्बिनेशन डेडली कम्बिनेशन है, उससे अच्छा कोई कम्बिनेशन नहीं है। तो इमरान शकील भी उसी पढ़े लिखे मुसलमानों में शामिल। यानी पढ़ा लिखा समझ रहा है मूवमेंट। हाँ, इतनी सी बात है। अब कुछ हम छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। यूपी का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है? यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री मायावती हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में मायावती का कोई जवाब अभी तक कोई दे नहीं पाया। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमान से कहते हैं छत पे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और बाकी लोग जो है कांवड़े पे फूल बरसा जाएं। मायावती के ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर होता था, मतलब शेर और बकरी साथ में पानी पीते थे, ऐसा। तो ये मायावती ही कर सकती थी। मायावती का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ SP और DM और DIG और DGP सस्पेंड होते थे। यहाँ होमगार्ड, सिपाही और नायब तहसीलदार और तहसीलदार हटाए जाते हैं, सस्पेंड भी नहीं होते हैं। तो अभी शासन चल रहा है वो सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो देखिए लॉ एंड ऑर्डर और या दूसरी चीज़ों में करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, तो वो बताता है कि धमक जो होती है सरकार की पहले व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक होती है। यहाँ मैंने मायावती के अलावा किसी की धमक नहीं देखी। बढ़िया प्रधानमंत्री कौन सा लगता है? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर्स के तौर पे मुझे VP सिंह से ज़्यादा पसंद कोई नहीं रहा। मंडल कमीशन की वजह से? सिर्फ मंडल ही नहीं, मंडल कमीशन है, अम्बेडकर जी को भारत रत्न, 14 अप्रैल है, अम्बेडकर को भारत रत्न है, 14 अप्रैल की छुट्टी है, 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है। तो उन्होंने सबके साथ किया। और वो मतलब आप समझिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार कम वक्त में रही, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक मैं सफल प्रधानमंत्री मानता हूँ। 2027 में BSP का क्या भविष्य है? देखिए, अभी तो जो दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अभी अपने पुराने ढर्रे पे, हालांकि उन्होंने पिछड़ा जोड़ो जो अभियान चलाया है, उस अभियान में जो ज़िले पर और विधानसभाओं में पिछड़ों को प्रभारी बनाया जा रहा है, संयोजक बनाया जा रहा है, अगर इसमें पिछड़े समाज के नेताओं ने शामिल होना भी शुरू कर दिया,
जैसे सैनी समाज के लोग शामिल होने लगे, चौहान समाज के लोग शामिल होने लगे, उसके बाद यादव समाज के लोग भी शामिल होने लगे, कुर्मी समाज के लोग शामिल होने लगे। देखिए, तब बहुजन समाज पार्टी के पास स्पेस बहुत था। अब हर बिरादरी की पार्टी हो चुकी है। राजभरों की अपनी पार्टी है, इनकी निषादों की अपनी पार्टी है, कुर्मियों की अपनी पार्टी है, मौर्या की अपनी पार्टी है। तो इसलिए अब स्पेस अच्छा, ये जो पार्टियां बन रही है बीजेपी को मजबूत कर रही हैं या क्या, इसका क्या मतलब? देखिए, ये सारी की सारी वो पार्टियां हैं जिसके बारे में काशीराम कहा करते थे कि बीएसपी का निकला हुआ पुर्जा जो है किसी दूसरी मशीन में फिट नहीं होता। तो बसपा से निकले हुए सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे। सोने लाल पटेल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, राजभर अपनी पार्टी के हो गए, संजय निषाद अपनी पार्टी के राजभर हो गए। अब लास्ट आखिरी सवाल, आपने बहन जी को कहा वर्स्ट लीडर बेस्ट लीडर कैसे बनेंगी? अब ये बेस्ट लीडर उनको काशीराम के फार्मूले पे चले, वो कल बन जाएंगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि मायावती 3 महीने में खुद को खड़ा कर सकती हैं। मायावती को सिर्फ 3 महीना चाहिए। क्या देर क्यों हो रही है? ये तो मायावती बता सकती हैं, लेकिन ये फिर क्या चल रहा है मन में? ये भी मायावती बता सकती हैं। मैं कोई जिन्नात तो हूँ नहीं। दिल में ये बात भी उनके दिल की बात तो वही बता सकती हैं। उनके दिल की बात तो उनके साथ साय की तरह रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को मायावती 3 महीने में खड़ा कर सकती हैं। मायावती सिर्फ और सिर्फ मंडल ये की कह के लोगों की उम्मीदें और बढ़ा दे रहे हैं। मंडल की समीक्षा अगर वो शुरू कर दें मंडल पे जाके, तो भाई साहब ऐसी लहर होगी जो संभाले नहीं संभलेगी। अच्छा, मायावती के अंदर करेज लहर आ जाएगी। मायावती में करेज है। मायावती ने अपने आप को जो एक घर में कैद कर लिया, जिस दिन वो बाहर निकल जाएंगे 3 महीने में मायावती उत्तर प्रदेश। दबाव भी है क्या? दबाव तो मायावती पे मैं कभी नहीं देख पाया, क्योंकि मायावती तो भगवान से नहीं डरती हैं। ईडी सीबीआई से क्या डरेंगे। चलिए, तो ये हैं सैयद कासिम जी। हमने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की, इनकी राय जानी, और इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय दी है और एक दिशा देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। जो भी बहुजन समाज में चल रहा है, जो पार्टी में चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, कौन आएगा जाएगा, सब पर विस्तार से बातचीत की। ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।